चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मिडिल एज के बारे में। ये 1154 से 1485 के बीच में इसको मिडिल एज में माना जाता है। तो इसके पहले जो राजा थे वो थे हेनरी सेकंड। हेनरी सेकंड एक बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, और हेनरी सेकंड के बारे में बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था इसमें काफ़ी कुछ इंग्लैंड में नया हुआ। पहली चीज़ है कि इंग्लैंड का जो संबंध था वो फ्रांस के साथ कैसा था, फ्रांस के साथ कैसा संबंध था, तो इससे कंफर्म हो गया। हेनरी हेनरी के कार्यकाल से कंफर्म हो गया कैसा संबंध है। इससे पहले कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, अब वो कैसे थी अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि जो ब्रिटेन के अपने कुछ क्षेत्र है वो उसमें भी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी तक ये स्कॉटलैंड वाला इलाका पर का, ये आयरलैंड और ये वेल्स, ये तीन क्षेत्र हैं ब्रिटेन के। ये तीन क्षेत्रों में जो इंग्लैंड के दूसरे क्षेत्रों के साथ संबंध इससे तय हो गया। इससे पहले थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति थी, हेनरी सेकंड ने वो कन्फ्यूजन हटा दिया। अब हम देख लेते हैं पहले चीज़ क्या है कि इनका संबंध फ्रांस के साथ देख लेते हैं, फ्रांस के साथ क्या क्या था। इससे पहले हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि हेनरी सेकंड जिस डायनेस्टी से आते हैं उस डायनेस्टी को नॉर्मन्स डायनेस्टी कहते हैं। नॉर्मन्स डायनेस्टी, नॉर्मन्स डायनेस्टी, यहाँ पर एक नॉर्मंडी है, इस इलाके को कहते हैं नॉर्मंडी। ये नॉर्मंडी का इलाका है, ये यहाँ से निकले थे और ये इन्होंने आक्रमण किया था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इनकी जीत हो गई थी। तब ये जो नॉर्मंडी है उसका जो ड्यूक था वो इंग्लैंड का राजा बन गया था। तो ये ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी किंग ऑफ इंग्लैंड बन गया था। तो इसके बाद दो पदाधिकारी बन गया था ये। पहले तो ये ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, और पहले से इंग्लैंड में कब्जा होने के बाद ये भी क्या बन गया, किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड। पहली चीज़ है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ड्यूक में डिफरेंस होता है और किंग में अलग होता है। ड्यूक का मतलब होता है कि वो किसी से छोटा है, ड्यूक छोटा, और किंग मतलब वो किसी से छोटा नहीं है, वो सबसे बड़ा है किंग। ड्यूक किसका ड्यूक था, ये फ्रांस का ड्यूक था, यानी किंग ऑफ फ्रांस का ही ड्यूक था। इसके ऊपर किंग था, किंग ऑफ फ्रांस, इसके ऊपर क्या था, किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये क्या था, किंग ऑफ फ्रांस, उसका छोटा था ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। तो ये जो डायनेस्टी थी, नॉर्मन डायनेस्टी, इसमें क्या हो गया कि ये नॉर्मन डायनेस्टी ये किंग ऑफ इंग्लैंड तो बन गई, यानी इंग्लैंड वाला क्षेत्र में ये सबसे बड़ी पावर बन गई। लेकिन फ्रांस वाले क्षेत्र में ये अभी बड़ी पावर नहीं बन पाई थी। ये जो किंग ऑफ फ्रांस है उसका वैसल बना रहा था नॉर्मन का किंग, ये वैसल ऑफ फ्रांस था ये। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है अभी कि फ्रांस में ये दूसरे नंबर की पावर थी। अब यहाँ पर हेनरी के दौर में क्या हुआ कि हेनरी ने, पहली चीज़ है कि ये जो फ्रांस का राजा है इसने शादी कर रखी थी। शादी किसने कर रखी, किसके साथ कर रखी थी इसने, एलिनोर, एरेनोल, एलिनोर ऑफ एक्विटिन। एक्विटिन यहाँ पर एक क्षेत्र आता है, ये एक्विटिन, क्योंकि वो उस समय फ्यूडलिज्म का दौर था, तो राजा भी अपने छोटे से क्षेत्र में उसकी पावर रहती थी। बाकी जो अलग दूसरे क्षेत्र उसमें दूसरे फ्यूडल लोग रहते थे, फ्यूडल जिनको प्रिंस कहते हैं या फिर जिनको ड्यूक कहते हैं या जिनको एल कहते हैं। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में ये ऑटोनोमस होते थे और राजा इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। तो इस तरह से ये एक्विटाइन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो महिला है उसका नाम है एलिनोर, एलिनोर ऑफ एक्विटाइन के साथ किंग ऑफ फ्रांस ने शादी कर रखी थी। फिलिप जिसका नाम था, फिलिप था राजा का नाम, उसने इसके साथ शादी कर रखी थी। एलेनोर ऑफ एक्विटाइन के साथ शादी उसकी हो रखी थी। लेकिन इन दोनों के बच्चे नहीं हो पाए। बच्चे कहने का मतलब है पुरुष बच्चा नहीं हो पाया। इनका जो संतान है वो पुरुष संतान नहीं हो पाया आपस में। तो जो किंग है उसने इसको तलाक दे दिया, इस महिला को तलाक दे दिया उसने। ठीक है, तलाक देने से पहले क्या सीन था, पहले मैं आपको देख लेता हूँ। जो फ्रांस का पूरा क्षेत्र है उसका 2/3 क्षेत्र में फिलिप का टेरिटरी में था। इस महिला के साथ जब उसकी शादी थी, क्योंकि उसका अपना पेरिस वाला क्षेत्र तो था ही, उसके पास साथ में उसका महिला के शादी करने के बाद उसके पास एक्विटाइन भी आ गया। तो अब उसका जो टेरिटरी थी टोटल फ्रांस का, वो 2/3 टेरिटरी उसके पास थी। लेकिन जब उसने डाइवोर्स दे दिया तो फिर ये चेंज हो गया और उसके एक्विटाइन उसके हाथ से निकल गया। डाइवोर्स देने के बाद ये महिला ने एक्विटाइन ले लिया अपने लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ, मेन चीज़ ये हुई, हेनरी, हेनरी ने इस महिला के साथ शादी कर ली। हेनरी ने इस महिला के शादी कर दी। तो क्या हुआ कि ये नॉर्मंडी वाला जो क्षेत्र हेनरी के पास पहले से था यहाँ पर, अब उसके पास ये भी आ गया,
एक्विटेन वाला क्षेत्र भी आ गया। तो अब जो हेनरी है शादी करने के बाद उसके पास फ्रांस का हाफ क्षेत्र आ गया। हाफ क्षेत्र, आधा क्षेत्र पूरे फ्रांस का किसके पास आ गया? ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसको हम अगर समझने के कहें तो आधा क्षेत्र काफ़ी बड़ा आया। तो आधा क्षेत्र आ गया, हेनरी के पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हो गई कि हेनरी अब बहुत पावरफुल हो गया था फ्रांस के अंदर, यानी फ्रांस का पूरा क्षेत्रफल का आधा भाग उसके पास आ गया था। अब ये घबराने लग गया, जो किंग ऑफ फ्रांस है, अब ये घबराने लग गया। उसको लगा कि यार ये जो हेनरी है तो मेरे बराबर ही पावरफुल हो गया है, ये मेरे बराबर ही पावरफुल हो गया है। तो हैन जो किंग ऑफ फ्रांस है फिलिप, उसने एक फैसला लिया। उसने उसने कहा कि अब हो गया, अब जितना क्षेत्र पर हेनरी के पास जाना था वो चले गया। अब मैं कोई भी क्षेत्र पर हेनरी के पास नहीं जाने दूंगा किसी दूसरे इलाके का, यानी कि इधर छोटे छोटे राज्य है, अब इनमें से एक भी जो क्षेत्र है वो हेनरी के पास नहीं जाने दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। तो एक ऐसी कंडीशन आई। एक क्षेत्र पड़ता है तोलेक्यूस, ये तोलेक्यूस ये कहीं पर बीच में पड़ता है। ये तोलेक्यूस यहाँ पे पड़ता है, ये एक्यूटेन के सामने पड़ता है, तोलेक्यूस नाम की एक जगह। तो हेनरी ने कहा ये मेरा क्षेत्र है, क्योंकि एक्विटाइन का यहाँ पर उसका फ्यूडल्स के हिसाब से यहाँ पर उसकी पावर है। तो हेनरी ने कहा ये मेरा क्षेत्र है। तो उसने यहाँ पर सेना भेज दी हेनरी ने। जब उसने सेना भेजी तो ये जो ड्यूक ऑफ टोक्योलाइन है, ड्यूक ऑफ टोलेक्यूस, ये ड्यूक ऑफ टोलेक्यूस ने क्या किया, ये एक फिलिप के पास चले गया, किंग ऑफ फ्रांस के पास चले गया, और इसने कहा मेरी सुरक्षा करिए, मेरे ऊपर हेनरी आक्रमण कर रहा है। तो जो फिलिप है वो सेना लेके आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, और इन दोनों का आमना सामना हुआ, हेनरी का और फिलिप का आमना सामना हो गया। अब हेनरी के सामने एक सवाल था, क्या वो फिलिप के साथ लड़ाई करे या ना करे। तो उसने फैसला लिया वो नहीं करेगा लड़ाई। क्योंकि क्यों नहीं करेगा? पहली चीज़ है कि वो ड्यूक है, यानी कि वो छोटा है, उसकी पोजीशन छोटी है, उसकी पोजीशन छोटी है। भले उसके पास फ्रांस का आधा क्षेत्र पर आ गया है, लेकिन अभी भी उसकी जो राजनीतिक पोजीशन है वो छोटी है। क्यों है छोटी? क्यों है छोटी? वो इस वजह से क्योंकि वो, उसको ये भी ध्यान रखना था कि वो ब्रिटेन का भी राजा है। अगर ब्रिटेन का राजा है तो इसका मतलब दूसरे जो यहाँ पर ब्रिटेन में ड्यूक को एल कहा जाता था, एल, तो दूसरे एल भी उसके साथ ऐसे विद्रोह कर सकते जैसे वो फिलिप के साथ करेगा। तो उसको अपनी पोजीशन भी याद रखनी पड़ती थी कि वो भी एक देश का राजा है। तो कल, आज के दिन अगर वो फिलिप के साथ लड़ाई करेगा तो कल उसके ब्रिटेन में भी उसके खिलाफ भी कोई दूसरा अल उसके खिलाफ लड़ाई कर सकता है। तो उसे इस चीज़ को ध्यान रखना था, क्योंकि मिडिवल जो सोसाइटी थी उसमें इस बात में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता था कि जो राजा है उसका, उसको माना जाता था कि उसको भगवान ने भेजा हुआ है धरती में, भगवान ने उसको धरती में भेजा हुआ है। तो इस जो पोजीशन है राजा की, उसके सब उसको स्वीकार करते थे, उसकी राजा की पोजीशन। और इसी वजह से जो हेनरी था उसने भी स्वीकार कर दिया, उसने अपनी सेना हटा दी यहाँ से, तो लेकिन से उसने अब सेना हटा दी। तो ये क्लियर हो गया है हेनरी के सामने, जब हेनरी ने यहाँ पर जो घटना हुई है तो उससे क्लियर हो गया कि हेनरी क्या फ्रांस के साथ क्या संबंध है, फ्रांस के किंग के साथ क्या संबंध है। वो उसका संबंध केवल ड्यूक तक है, उसका ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, और इसके अलावा उसका जो संबंध अब शादी करने के बाद यहाँ पर भी बढ़ गया। तो इतने क्षेत्र में उसका शासन है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो ड्यूक ही है, वो अभी भी ड्यूक है। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं इन क्षेत्रों में क्या किया उसने। इन क्षेत्रों में क्या क्या हुआ, पहले हम इसको वेल्स वाला क्षेत्र देख लेते हैं। ये वेल्स में आता है, ये वेल्स वाला इलाका कहते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या था कि नॉर्मन्स लोग जब यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी ब्रिटेन के इलाके में, तो जब उनकी जीत हासिल हुई थी तो ऐसा नहीं है कि एकदम से उनका पूरा कब्जा हो गया पूरे देश में, उनका धीरे धीरे करके कब्जा करते रहे वो। तो वेल्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक क्लियर नहीं था कि जो वेल्स के प्रिंस है उसका संबंध किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ कैसा है, ये क्लियर नहीं था अभी। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये भी हो रही थी कि नॉर्मस कुछ नॉर्मन्स लोग यहाँ पर आके बस गए थे वेल्स में, और यहाँ पर वो उन्होंने ज़मीन में कब्जा कर लिया था। तो फिर क्या है कि स्टीफन जो हेनरी सेकंड से पहले वाला राजा था, उसका दौर काफ़ी कमज़ोर वाला भरा रहा, तो नॉर्मन्स लोगों को हटा दिया यहाँ से, कई नॉर्मन्स लोगों को यहाँ से भगा दिया वेल्स के प्रिंस ने। तो ये जब चीज़ें हो रही थी तो जो हेनरी सेकंड है वो यहाँ पर आया, और उसने क्या किया यहाँ पर, उसने अपनी पोजीशन को फिर से यहाँ पर मजबूत करने के लिए यहाँ पर सेना भेजी हेनरी सेकंड ने वेल्स में, ठीक है। और वेल्स का जो कैंपेन था वो 1157 से लेकर 1163
63 तक चला। ये उसका कैंपेन था, वेल्स में उसका कैंपेन था। और जब उसने कैंपेन किया तो उसने क्या किया, फिर वेल्स में जो प्रिंस थे, बगावती करने वाले प्रिंस, उनको उसने लाइन में ले आया वो। अच्छा, फिर उसने उसने कहा कि अब फिर से ऐसा कुछ ना हो, तो उसने उन प्रिंसेसों के साथ संबंध को उसने क्लियर करने के लिए उसने क्या किया, उसने उनसे दिलवाने की उनको कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंस है ये शपथ लेंगे, और शपथ क्या लेंगे, वो लेंगे कि जो इंग्लैंड का किंग है वो हमारा भी किंग है और हम उसके फ्यूडल है। ये उनको शपथ लेनी थी। लेकिन प्रिंस जो इधर कई वेल्स के प्रिंसेस थे, उन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया। उन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया। तो फिर क्या है, उन्होंने फिर से बगावत कर दी। और बगावत जब उन्होंने की तो फिर से हेनरी यहाँ पर आ गया। और हेनरी जब यहाँ पर आया तो उसने फिर से यहाँ पर दबाने की कोशिश की इनको। लेकिन इस बार उसका जो कैंपेन है वो अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो इस समय बारिश हो रही थी यहाँ पर, काफ़ी सारा क्लाइमेट काफ़ी ख़राब था, तो इस वजह से सप्लाई लाइन हेनरी सेकेंड की टूट गई यहाँ पर दूसरे इलाकों से। तो जो ये कैंपेन था हेनरी सेकेंड का, वो फेल हो गया। उसके बाद उसने कभी भी वेल्स के साथ दोबारा कोई कैंपेन उसने वेल्स के ऊपर नहीं किया। तो ये उसका वेल्स के साथ हेनरी सेकंड का ये समझो, ये उसका संबंध वेल्स के साथ था। अब हम दूसरा चलते हैं। आप देख लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड यहाँ पर पड़ता है। ये आइलैंड, ये आइलैंड, ये इस आइलैंड का जो बॉर्डर है वो सीधे तौर पे इंग्लैंड से नहीं लगती। अगर आप देखो तो यहाँ पर बीच में समुद्र का इलाका है। बीच में समुद्र का इलाका है, तो इसमें क्या है कि आइलैंड क्योंकि है तो ब्रिटेन के काफ़ी करीब है, तो ब्रिटेन के कई लोग यहाँ पर जाके बस गए थे। तो यहाँ पर हेनरी कैंपेन करना चाह रहा था। उसका कैंपेन करना क्यों चाह रहा था, पहले कैंपेन करने की वजह ये थी कि यहाँ पर अलग चर्च था, चर्च अलग था। ये ब्रिटेन के चर्च से अलग था, ये कैथोलिक नहीं था, कोई दूसरा था। ब्रिटेन में उस समय कैथोलिक चर्च को पालन करते थे सब, लेकिन यहाँ पर दूसरा था, यहाँ पर दूसरा था। तो हेनरी चाहता था कि यहाँ पर जाके वो अपना जो देश का चर्च है वो यहाँ पर भी इसको थोप दे इस इलाके में। लेकिन उसने नहीं किया यहाँ पर कैंपेन। वो 1155 की बात है, 1155 में वो सोच रहा था ऐसा कुछ करने का, लेकिन उसने नहीं किया फिर। लेकिन फिर 1167 की बात है। 1167 में क्या हुआ, 1167 में ये जो आइलैंड का एक ड्यूक था वो, उसको राजा ने भगा दिया। यानी जो किंग ऑफ आइलैंड है उसने एक ड्यूक को भगा दिया उसके इलाके से, उसको भगा दिया, उसकी ज़मीन में कब्जा कर लिया। ठीक है। वो ड्यूक का नाम था डेरमोट डेरमोट मैकमरी डेरमोट मैकमर। ये उस ड्यूक का नाम था, और वो किसका था, लैंकस्टर का ड्यूक था। लैंकस्टर का, ये उसे किंग भी कह सकते हैं, वैसे तो ड्यूक कहना चाहिए, लेकिन उसको क्योंकि उस समय आइलैंड में जो सिस्टम था उसमें हर ड्यूक को किंग ही कहा जाता था, तो इसको ड्यूक ऑफ लिंकस्टर का ही या किंग ऑफ लिंकस्टर की बात एक ही है। तो जब इसको भगा दिया तो ये गया हेनरी के पास, और हेनरी के पास ये गया, उसने कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए और मेरा जो क्षेत्र में से हड़प लिया गया है मुझे दोबारा लौटा दीजिए। तो हेनरी के पास जब वो गया तो 1167 की बात है, जब वो हेनरी के पास गया तो हेनरी ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुम ऐसे करो, मेरे कुछ नाइट को ले जा सकते हो। नाइट यानी मेरे कुछ सैनिकों को ले जा सकते हो अपने साथ, और उनको ले जा सकते हो अपने इलाके में। तो ये परमिशन हेनरी ने उसको दे दी थी। तो ठीक है, वो गया कहाँ, वेल्स में गया वो, वेल्स के इलाके में गया। और वेल्स में जब वो गया तो उसको ये जो वेल्स के नॉर्मन्स लोग थे ये पहले से तैयार थे, ये चाहते ही ऐसे अपॉर्चुनिटी के ये खोज कर रहे थे, क्योंकि जो वेल्स के प्रिंसेस थे उन्होंने इनकी ज़मीन को हड़पना शुरू कर लिया था। जैसे मैंने आपको स्टीफन के दौर में ये ज़मीन को नॉर्मन्स लोगों से हड़पना शुरू कर लिया था। तो ये नॉर्मन्स लोगों को उनकी ज़मीन हड़प ली जा रही थी, तो नॉर्मन्स लोगों को कमज़ोर होते जा रहे थे वो, तो उनकी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनको कोई दूसरी जगह की ज़रूरत थी। तो उनके हाथ में एक शुभ अवसर आ गया जब ये डरमोट इनके पास आया वेल्स में, और उसने ये कहा है कि आप चलो मेरे साथ, मेरे कैंपेन में चलो। तो एक वेल्स का एक नॉर्मन्स लॉर्ड है जिसका नाम था रिचर्ड फिज गिलबर्ट, इसके पास गया डरमोट, और इससे उसने अपील की चलो मेरे साथ चलो। ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग बो के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ये एक पावरफुल बैरन था इस इलाके में। इसके जो फॉर्चून है वो फॉलिंग फॉर्चून होता जा रहा था, यानी इसकी जो शक्ति है वो कम होती जा रही थी। ठीक है। उसके बाद डेरमोट ने इसको कहा कि चलो मेरे साथ। इसने कहा मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, यानी कि इसका जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन डेरमोट ने कहा कि
मैं आप अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराना चाह रहा हूँ। तो इसको लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है इसकी, क्योंकि डरमोट की बेटी की शादी अगर स्ट्रॉन्गबो के साथ हो जाती तो फिर डरमोट के मरने के बाद स्ट्रॉन्गबो आइलैंड का जो क्षेत्र है लिंगस्टर, उसका वो ड्यूक बन सकता था। तो उसको पता लग गया कि अब मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो वो तैयार हो गया जाने के लिए। ठीक है, तो जो रिचर्ड फीज गुलबर्ट है उसने अपने कुछ नाइटों को भेज दिया, उसने यहाँ पर इधर भेज दिया, उसने आइलैंड का जो लिंकस्टर वाला क्षेत्र है वहाँ पर भेज दिया। तो उन्होंने कब्जे में ले लिया, उन्होंने पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट को कब्जे में ले लिया। 1170 की बात है, यानी कि डेनमार्क का जो उसने जो दांव खेला था वो सक्सेसफुल साबित हो गया, और जो नॉर्मस लोग थे उन्होंने डेनमार्क को उसका क्षेत्र वापस दिलवा दिया। अब यहाँ पर ये है कि आइलैंड का जो सबसे बड़ा राजा था उस समय रोली ओकोनर था, जिसको हाई किंग ऑफ आइलैंड भी कहते हैं। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि अब क्योंकि यहाँ पर एक विदेशी लोग आ गए हमारे इलाके में, तो कहीं ये विदेशी लोग और इलाके में अटैक न कर दे। तो उसने एक क्या किया है यहाँ पर, उसने हॉस्टेज वाली पॉलिसी अपनाई, यानी कि उसने डेनमार्क का बेटा था जो, उसको हॉस्टेज बना दिया, उसको अगवा कर लिया। और क्यों किया, उसको हॉस्टेज क्यों बनाया, ताकि अगर कोई ये जो नॉर्मल्स लोग हैं अगर दूसरे इलाके में अटैक करने लग जाए ये, तो फिर ये हॉस्टेज बेटे की ये हत्या कर सकता है। यानी कि उसने एक दांव खेला यहाँ पर रॉलियो कनन ने। उसने कहा कि क्योंकि ये नॉर्मल्स लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, क्या पता ये मेरे इलाके में भी कब्जा कर ले, तो उसने कहा कि अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो मैं डेनमार्क के बेटे को मार दूंगा। डेनमार्क के बेटे को मारना क्यों चाहता था ये, और क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर डेनमार्क को लगेगा कि इसका बेटा खतरे में, तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल्स लोगों को रोकेगा। यानी कि जो डरमर्ट है वो अपने बेटे को बचाने के लिए नॉर्मल्स लोगों को रोक देगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा, ये ऐसे लगा है रोली और कॉर्नर को। ठीक है, इसलिए उसने डेनमार्क के बेटे को अगवा किया। अब ये है कि पहली चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग बो अब आ गया, वो भी आइलैंड में पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग बोर्ड के सैनिक तो पहले आ गए थे, फिर जब स्ट्रॉन्ग बो को पता लगा कि उसके सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, तो फिर वो भी आ गया आइलैंड में। और 1170 की बात है, उसने क्या किया, उसने जब वो पहुंचा तो जब किंग ऑफ इंग्लैंड था हेनरी सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड था, तो उसको लग गया कि यार ये जो स्ट्रॉन्ग बो है ये आइलैंड में चले गया, अब ये क्या आइलैंड में कब्जा ना कर ले। तो हेनरी सेकंड को भी लग गया, खतरे की भनक हो गई। तो उसने ये पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया, उसने उसने ब्लॉक कर दिया आइलैंड और इंग्लैंड का बीच में जो सी का इलाका है, उसके जो बॉर्डर का इलाका उसको उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और उसने सबको कहा कि जितने लोग मेरे ये लोग नॉर्मल्स लोग जितने जा रखे आइलैंड में, तुरंत वापस आओ, तुरंत वेल्स में वापस आओ, ये उसने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर ये हुआ कि स्ट्रॉन्गमो ने याद दिलाया, डेनमार्क को याद दिलाया। डेनमार्क ने उससे वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी स्ट्रॉन्गबो के साथ कराएगा। तो स्ट्रॉन्गबो ने उसको ये याद दिलाया कि आपने मेरे से ये कहा था। तो स्ट्रॉन्गबो ने आखिरकार उसकी बेटी के साथ शादी कर ली थी अगस्त 1170 में। अगस्त 1170 में उसने डेनमार्क की बेटी के साथ शादी कर ली थी। और रिवेंज में क्या किया उसने, रिवेंज में जो रोरी और कनर ने रिवेंज में उस डेनमार्क की बेटी की हत्या कर ली, जिसको उसने हॉस्टेज बना रखा था। अच्छा, अब क्या हुआ, अब पूरा रास्ता क्लियर हो गया। क्लियर कैसे हुआ, अब अगर हम देखें डरमोट डरमोट की बात है, जो कि यहाँ का किंग था, वो किस क्षेत्र का, लैंकस्टर का किंग था, किंग ऑफ लैंकस्टर। ठीक है, डरमोट का क्या था, एक बेटा था और एक बेटी थी। अब बेटा तो मर गया, अब जाहिर सी बात है डॉटर, अब डॉटर डॉटर तो उस समय वाला सिस्टम नहीं चलता था, यानी कि कोई लड़की तो राजा रानी नहीं बन सकती थी। तो डॉटर का जो पति है, हस्बैंड, वो बन जाएगा। यानी हस्बैंड कौन है अब, स्ट्रॉन्ग बो अब क्या बन जाएगा, लिंकस्टर का किंग बन जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो डेनमार्क के बाद इसका नंबर है स्ट्रॉन्ग बो का। यानी कि स्ट्रॉन्ग बो से जो उसने सोचा था शुरुआत में, जब उसने डरमोट ने उसकी अपनी बेटी की शादी का जब न्योता दिया था स्ट्रॉन्ग बो को, तो स्ट्रॉन्ग बो जो उसने उस समय सोचा वो हकीकत हो गई। वाकई में जो डरमोट का जो क्षेत्र है वो उसके कब्जे में आ गया, स्ट्रॉन्ग बो के कब्जे में आ गया डरमोट का क्षेत्र। और डरमोट ने अपने आप को, हाँ, डरमोट का क्षेत्र स्ट्रॉन्गबो के कब्जे में आ गया। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गबो के कब्जे में आ गया तो फिर एक चीज़ हो गई कि स्ट्रॉन्गबो ने डरमोट के मरने के बाद उसने कर दिया, उसने क्लेम कर दिया,
उसने कहा मेरा क्लेम, मेरा ये लैंकेस्टर में मेरा क्लेम है। और उसने जब ये किया तो फिर क्या हुआ, रोली ओकॉनर जो कि हाई किंग था आयरलैंड का, वो हाई किंग क्या किया उसने, हाई किंग वो अपनी सेना भेज दी, उसने लैंकेस्टर में सेना भेज दी। ठीक है, अब इसके लिए बड़ी दिक्कत की बात है, स्ट्रॉन्ग बो के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई। दिक्कत की बात कैसे हो गई कि वो फंस गया बीच में, क्योंकि हैंनरी सेकंड क्या कह रहा था उससे कि तुम वापस आओ, आइलैंड से वापस आओ। लेकिन उसने आइलैंड से वापस नहीं आया, तो उसने हैनरी सेकंड को अपना दुश्मन बना दिया स्ट्रॉन्ग बो ने। और दूसरा उसका दुश्मन कौन था, ये जो हाइकिंग रोरियो कनर, वो भी अपनी सेना उसने इस इलाके में भेज दी। तो वो फिर बीच में फंस गया था ये स्ट्रॉन्ग बो जब फंस गया था तो उसको किसी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना था। तो हेनरी के पास चले गया वो, और हेनरी के पास गया तो उसने कहा कि मैं आपके पास आ रखा हूँ, मैं जो मेरा क्षेत्र है मैं आपके सामने उस आपके पास उस क्षेत्र को देना चाहता हूँ। बस आप मुझे इसको फीव के रूप में इस क्षेत्र को दे दीजिए, यानी कि मुझे इस क्षेत्र का ड्यूक बना दीजिए, बाकी ये क्षेत्र आपका है, मैं बस यहाँ पर ड्यूक का काम करूँगा। तो हेनरी मान गया इस चीज़ को, हेनरी इस चीज़ को मान गया। तो अब क्या है, हेनरी का कब्जा यहाँ पर हो गया। और हेनरी का कब्जा जब यहाँ पर हो गया तो ये इसमें ड्यूक का काम कर रहा था, ये स्ट्रॉन्ग बो यहाँ पर ड्यूक का काम कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब स्ट्रॉन्ग बो यहाँ पर ड्यूक का काम कर रहा था तो फिर अभी हैरी ने कुछ सिपाहियों को स्ट्रॉन्ग बो की सहायता के लिए भेजा, तो स्ट्रॉन्ग बो ने इस रोरियो कनर को हरा दिया उसने। ठीक है, और इस क्षेत्र को उसने कब्जे में ले लिया उसने दोबारा से। ये जो लिंगस्टर था ये फिर से स्ट्रॉन्ग बो के कब्जे में आ गया। तब से लेकर आगे स्ट्रॉन्ग बो यहाँ पर क्या करता रहा, फ्यूडल सिस्टम के तहत वो चलता रहा। यहाँ का ड्यूक था और असली पावर उसी के पास रहती थी, क्योंकि जो राजा इंग्लैंड का था वो तो यहीं पर था। जो असली पावर थी वो इसके पास ही थी, स्ट्रॉन्ग के पास। लेकिन ये जो टेक्निकली देखा जाए तो ये क्षेत्र इंग्लैंड के पास आ गया था, आइलैंड का ये वाला क्षेत्र। अब हम चलते हैं, ये वाला हो गया। अब हम स्कॉटलैंड की तरफ चलते हैं, ये जो ऊपर वाला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में क्या क्या चीज़ हुई, स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड ही वाला क्षेत्र है, और स्कॉटलैंड के साथ जो नॉर्मस लोग थे उनका संबंध पहले से था। जैसे कि जो यहाँ पर जो किंग डेविड था स्कॉटलैंड का, किंग डेविड था स्कॉटलैंड का राजा, तो उसने क्या किया था, उसने जब यहाँ पर स्टीफन के शासनकाल में कमजोरी का फ़ायदा उठा के उसने एक कैसिलेल में इलाके में कब्जा कर लिया था। स्कॉटलैंड के इलाके में पड़ता है एक कैसिलरी, वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया था। तो फिर क्या है, जो हैनरी है उसने उसके साथ वादा खिलाफ़ी कर दी और उससे वो ज़बरदस्त उस क्षेत्र को वापस ले लिया हैनरी ने। ठीक है, अब जब ने ये काम कर लिया तो फिर स्कॉटलैंड और हैनरी के संबंध खराब हो गए। तो फिर जो ये किंग डेविड का बेटा था उसने क्या किया, उसने उसने बस उसके दिल में ये रहा कि मैंने ये क्षेत्र को दोबारा लेना है। तो एक समय आया जब हेनरी का बेटा था विलियम, हेनरी द यंगर, जो हेनरी का बेटा था बड़ा बेटा उसका नाम था हेनरी द यंगर था। तो उसने जब अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी, तो ये जो स्कॉटलैंड का राजा है उसने हेनरी द यंगर के साथ मिलके हेनरी के खिलाफ उसने उतर आया वो। लेकिन हेनरी ने दोनों को हरा दिया, उसने हेनरी द यंगर जो उसका बेटा था उसको भी हरा दिया और स्कॉटलैंड के राजा को भी हरा दिया। तब स्कॉटलैंड के राजा को जब उसने हरा दिया तो यहाँ पर जो क्षेत्र था कैसिलरी वो तो हेनरी के पास पहले से था, वो तो रहा, साथ में उसने कुछ क्षेत्रों को में भी कब्जा कर लिया स्कॉटलैंड के। तो ऐसा करके उसने स्कॉटलैंड को भी कब्जे में ले लिया था अपने। तो इस तरह से हेनरी की जो पॉलिसी थी वो इसके मायने हमको विदेशी संबंधों में देखने को ऐसे मिलते हैं। और देखा जाए तो हेनरी टू काफ़ी एक मिलिट्री के रूप में काफ़ी एडवांस उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था, और उसने सभी क्षेत्रों में जहाँ पर भी हो गया सभी में उसने कहीं पर भी उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि बस एक कैंपेन उसका जो यहाँ पर वेल्स में था, जिसमें ख़राब मौसम के कारण उसकी सेना का जो सप्लाई रूट था वो टूट गया था, उसको छोड़ के बाकी उसको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा।